हेलो माय फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से बहुतों ने शायद देखा होगा कि इस मानव पर हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, और सच कहूँ तो इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया है कि इस मानव को मैं यहीं रोकने वाला हूँ। अगर इस वीडियो पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट आता है, अगर आप सच में कमेंट करके कहता है कि भाई अगला चैप्टर चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके नए चैप्टर्स लाना फिर से शुरू कर दूंगा। क्योंकि अगर आपको कोई मानना ही पसंद नहीं आ रही है तो उसे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। हाँ, अगर इस वीडियो पर आपके कमेंट्स और लाइक्स का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही मैं इसके अगले चैप्टर्स लेकर आऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी और हवा दोनों फाइट करने लग जाते हैं, और हमें सीन प्रमोशनल टेस्ट के बाद का दिखाया जाता है। और प्रमोशनल टेस्ट बिना किसी समीक्षा के अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। और इस बढ़ते हुए हार्श एवोल्यूशन सिस्टम और इस साल के एग्जाम में एक नहीं बल्कि दो डायरेक्ट डिसेंडेंट की प्रेजेंस के कारण ये और भी ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया, और सभी में इसी बात की चर्चा हो रही होती है। और कोई लड़का कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है यंग लेडी फर्स्ट रैंकर होगी? तो दूसरा लड़का कहता है, कह नहीं सकते क्योंकि इसमें सेकंड ईयर वाले भी शामिल थे। और उनमें ये भी चर्चा होने लग जाती है कि इसमें नाजायज बच्चा और फर्स्ट ईयर की क्लास 5 भी शामिल थी। और इंस्ट्रक्टर एमसी को उसकी मार्कशीट देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन मास्टर लिचो, आपको फर्स्ट प्लेस मिलता है। और एमसी प्रमोट हो चुका होता है और उसका ओवरऑल रैंक फर्स्ट होता है। और एमसी अपनी मार्कशीट को लेते हुए कहता है, थैंक्स, ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि मुझे टॉप रैंक दी जाएगी। और वो अपने मन में कहता है, मुझे तो ये लगा था कि वो बहुत ऑब्वियस होने का रिस्क नहीं उठा सकते, भले ही ली हवा के प्रमोशन एग्जाम के रिजल्ट डिसेंट रहे हों, लेकिन अंत में उसकी सभी नेम प्लेट चोरी हो गई। और अब हमें पता चलता है कि उस फाइट में कौन हारा था, और उस फाइट में और कोई नहीं, हवाई हारी होती है और सारे नेम प्लेट्स एमसी ने ही चुरा लिए होते हैं। तब एमसी का इंस्ट्रक्टर उससे कहता है, तुम इतने शांत क्यों हो, तुम अभी अभी टॉप कैडेट बने हो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एमसी कहता है, मेरी नैनी शायद इससे खुश होगी, और वैसे मुझे बधाई देने के लिए आपका धन्यवाद। और उसके सभी टीममेट उसके टॉप कैडेट बनने के लिए उसे बधाई दे रहे होते हैं। और तभी इना का नंबर आता है और इना आगे जाता है, और जो इना ओवरऑल रैंक 13 से प्रमोट होता है, तभी एमसी इना से कहता है, बहक मत जाना जो इना, इस मोमेंटो को एंजॉय करना ठीक है, लेकिन इसे अपने सर के ऊपर हावी मत होने देना। तब इना कहता है, मैं समझता हूँ मार्शली चोल। और भाई हमारे हरी खोपड़ी का भी नंबर आ जाता है, और हमारा हरी खोपड़ी यानी किम बुशोंग ओवरऑल रैंक 24 से प्रमोट हुआ होता है, और किम हान ओवरऑल रैंक 34 से प्रमोट हुआ होता है। किम हान अपने रिजल्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा रिजल्ट एवरेज है, ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है। नहीं, ये तो केवल शुरुआत है, मैं मास्टर ली चोल की तरह स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। और हरी खोपड़ी अपने मन में सोचता है, मुझे और भी ज्यादा प्रयास करना होगा। और इन्हें अपने मन में सोचता है, मैंने चेंज होने का डिसीजन ले लिया है, अब मैं उसके लिए बर्डन नहीं बनूंगा, ना ही मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और तीनों अपने मन में कहता है, अब से हम कभी नहीं हारेंगे। और एमसी अपने मन में कहता है, तो ये आखिरी बार है जब मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है। और सभी से कहता है, सभी ने काफी अच्छा किया, आप सभी प्रमोट हो गए, और अगर कोई फेल होता तो मैं खुद उसे कड़ी ट्रेनिंग देता, मुझे काफी शर्म की बात होती, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा सेकंड ईयर काफी हार्श होने वाला है, तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें कुचलने के लिए बेताब होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उन सभी को हैंडल कर सकते हैं। और सभी काफी जोश में आते हुए कहता है, यस यंग मास्टर। एमसी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, गुड लक, तुम ये कर सकते हो। और फिर सीन हवा का दिखाया जाता है, और वो कह रही होती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तब एमसी उससे कहता है, अब तुम क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकती? तभी हवा एमसी पर गुस्सा करते हुए कहती है, अगर प्रमोशनल एग्जाम ना होती तो मैं पहले स्थान पर होती, तुमने घटिया चाल चली है, क्या मुझे पीट कर मेरी नेम प्लेट्स चुराना जरूरी था? कम से कम उन्हें तो छोड़ देते। और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने नेम प्लेट्स को इकट्ठा करने के लिए कितनी मजदूरी की थी? पता नहीं मैं कौन कौन सी गुफाओं में गई, तुम्हें पता भी है मेरी हालत खराब हो गई थी। हाँ, काश मेरे पास आइवरी स्वॉर्ड होती। तब एमसी हवा को देखते हुए अपने मन में कहता है, खैर वो गलत नहीं है, मुझे लगता था कि इसे जीतना काफी आसान होगा, लेकिन मुझे उसे डिफीट करने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसने अभी भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को अनलॉक नहीं किया है, और प्रोबेबली अभी तक अपनी पावर्स में प्रोफिशिएंट भी नहीं हुई होगी, लेकिन फैक्ट यह है कि वो अभी भी ये सब करने में कैपेबल है। मैं वास्तव में उससे फिर से फाइट नहीं करना चाहता। और फिर हवा कुछ सोचते हुए कहती है, फिर भी एक शर्त,
कुछ तो शर्त लगाई थी हमने। इस चीज से एमसी काफी टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम सडनली किस बारे में बात कर रही हो। तब हवा कहती है हम एक दूसरे को कैसे एड्रेस करेंगे, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद नहीं? तो मैं ये कहने वाली हूँ। और हवा एमसी को बड़ा भाई कहने वाली होती है। तब एमसी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए काफी सीरियस टोन में कहता है अगर तुम ऐसे ही बात करती रही तो ये लाइफ और डेथ की बैटल बन जाएगी। भाई तुम्हें क्या लगता है कि एमसी खुद को बड़ा भाई क्यों नहीं बुलवाना चाहता? मुझे तो लगता है एमसी नर्वस होता है। मुझे तो लगता है एमसी अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। तब हवा कहती है ठीक है तुम्हें ये आइडिया इतना ना पसंद है? एमसी कहता है बकवास बहुत हो गई, चलो चलते हैं, हमें देर हो जाएगी। हवा कहती है हाँ ठीक है हमें चलना चाहिए। और दोनों ही जाकर एक गेट के सामने खड़े होते हैं और एमसी उस गेट को खोलता है और दोनों ही रीडिंग करते हुए कहता है हम आ चुके हैं फादर। और ये एमसी और हवा के फादर होते हैं और वो कहता है वेलकम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों बैठे होते हैं और एमसी के फादर उनसे कहता है मैंने सुना है कि आपने अपना फर्स्ट ईयर कैडेट करिकुलम को कंप्लीट कर लिया है, तो आप दोनों ने क्या देखा और क्या महसूस किया? एमसी अपने मन में सोचता है अरे भाई तू मेरी तरफ क्यों देख रही है? और हवा कहती है मैंने हमारी फैमिली का रूल नेचर देखा। और भाई एमसी की सांस गले में ही अटक जाती है और वो खांसने लग जाता है। पेटिया कहता है तुम्हारा क्या मतलब? तब हवा कहती है मैं समझती हूँ कि राइवलरी कंपटीशन के साथ आती है, हालांकि मैंने ऐसी चीजों को भी एक्सपीरियंस किया है जो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया मानो ये नॉर्मल हो। और मैं जो भी चाहती हूँ वो निष्पक्ष और स्पष्ट होना चाहिए। मैंने जो भी हासिल करना चाहती हूँ अपनी स्ट्रेंथ से हासिल करना चाहती हूँ। तब पेटिया कहता है निष्पक्ष और स्पष्ट इतना भी बुरा नहीं है। और अपने मन में सोचते हैं सीक्रेट शोर ने उसे किसी कारण से चुना था। हाँ वो पहले डरपोक और रोद्रू टाइप लड़की थी, आखिरकार किस वजह से वो इतनी बदल गई है? जरूर इसके पीछे यही होगा। और पेट्रियाक एमसी से कहता है तुम्हें कैसा लगा? एमसी कहता है मुझे शर्म महसूस हुई। कैडेट कॉर्प्स एस्टिमेट मार्शली क्लैन की रूट है और अभी इसमें कुछ गड़बड़ है। तब एमसी का फादर काफी सीरियस होते हुए कहता कुछ गड़बड़ है? तब एमसी उनका जवाब देते हुए कहता है अगर आप फाइट नहीं करते हो तो आप वीक हो सकते हो, आप हार सकते हो, लेकिन जो लड़ना छोड़ देता है वो एस्टिमेट मार्शली क्लैन का हिस्सा नहीं है। मैंने ऐसे कई कैडेट्स को देखा जिससे पता चला है कि इंस्ट्रक्टर्स की एबिलिटी या टीचिंग मेथड में कुछ समस्या है। और एमसी का फादर छोटी सी स्माइल के साथ कहता है काफी बोल्ड स्टेटमेंट। और इस चीज को देखकर एमसी और हवा दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। रुको रुको क्या वो अभी भी हंसे? और एमसी का फादर कहता है कैडेट के रूप में अपने जीवन के मध्य से अपने कन्विक्शन को बनाना और एक्सप्लोर करना ये कॉमेटेबल है, लेकिन हमेशा सोचते रहे जब आप नैरो माइंडनेस के दलदल में गिर जाते हैं तो उसे बाहर निकालना मुश्किल होता है। एमसी अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि फादर हमें पर्सनल एडवाइस देंगे। दोनों थैंक्स कहता है। एमसी कहता है मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगा। और एमसी का फादर दोनों से कहता है मुझे पिछले साल कैडेट के रूप में वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये मिशन फॉर्मल वॉरियर के मिशन से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन्हें टर्म्स एंड कंडीशन से देखा जाए तो वो एक ही थे। क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि ये एक टेस्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था और तुमने इसे इंटेलिजेंस के साथ पूरा किया, और आज मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे एफर्ट के लिए तुम्हें रिवॉर्ड दे सकूं। इतना सुनते ही एमसी अपने मन में सोचता है जब बात रिवॉर्ड और पनिशमेंट की आती है तो वो हमेशा से ही सख्त रहे हैं, कोई तो कारण होगा कि वो हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं। तब हवा अपना हाथ खड़े करते हुए कहती है अगर ये ऐसा है तो मैं चाहती हूँ ड्रैगन स्केल चेस्ट प्लेट और एंड्रीसन ग्रेट आर्मर पूरी लिस्ट खोल कर रख दे दी है। मतलब भाई जो मिला लपेट लो, बार बार मौका नहीं मिलता है। एमसी का फादर कहता है ठीक है मैं ट्रेजरी को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसे कल ले जाना। और हवा थैंक्स कहती है। और एमसी का फादर एमसी से कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए? एमसी सीरियस होते हुए कहता है मुझे हेवनली माउंटेन में एंटर करने की परमिशन चाहिए। इस चीज से एमसी का फादर काफी शौक हो जाता है। हवा भी काफी हक्की बक्की हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एमसी अपने जाने की तैयारी कर रहा होता है। हाँ भाई उसे परमिशन मिल चुकी है हेवनली माउंटेन में एंटर होने की। और पैकिंग करते हुए एमसी कहता है हेवनली माउंटेन एक स्पिरिचुअल माउंटेन है जहाँ ना केवल मैजिकल हर्ब्स हैं बल्कि एलिक्सियर भी ग्रो होते हैं। रेड और ब्लू आइलैंड पर मैंने केवल आधी अधूरी मेडिसिन ही बना पाता था, लेकिन इस बार मैं अच्छी मेडिसिन बना सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है ये सोचकर कि मुझे सचमुच में हेवनली माउंटेन में एंटर करने की परमिशन मिल गई है, इसके लिए मैं सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपनी वॉरियर जर्नी के शेड्यूल को आगे बढ़ा सकता हूँ। और एमसी हमें वॉरियर जर्नी के बारे में बताता है ये फाइनल टेस्ट है जिसे एस्टिमेटेड मार्शली क्लैन के बच्चों को वॉरियर की रूप मान्यता प्राप्त करने के लिए पास करना होता है। और वॉरियर जर्नी पर निकलने से पहले एक जगह जहां हर किसी को जाना चाहिए वो है हेवनली माउंटेन। और इसके अलावा अपनी उसी शॉट को देखता है जो उसे स्टील सिलेक्शन रिचुअल में मिली थी और अपने मन में कहता है हेवनली माउंटेन एक ऐसी जगह है जहां मुझे किसी भी तरह से जाना होगा। तभी कोई एमसी का दरवाजा नॉक करता है और एमसी कहता है अंदर आ जाओ।
और वो नैनी होती है यानी एमसी की मेड। वो कहती है, एक्सक्यूज मी यंग मास्टर, आपके लिए एक मैसेज आया है। एमसी कहता है, एक मैसेज, किसने भेजा है? तब नैनी एमसी को बताते हुए कहती है, वेल यंग मास्टर ली जहाक ने आपको इनविटेशन दिया है। और इस चीज से एमसी काफी शॉक्ड नजर आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेवंथ चाइल्ड का दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, काफी समय हो गया है, क्या इस साल चुसोक के बाद से ये हमारी पहली मीटिंग है? अगर तुम्हें पता नहीं है कि चुसोक क्या चीज है, तुम्हें बता देता हूँ, ये एक साउथ कोरिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, समथिंग लाइक पोंगल। और इसमें 3 दिनों का हॉलीडे भी होता है और ये फुल मून को मनाया जाता है। और भाई नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग समथिंग 15 अगस्त को मनाया जाता है और इसे हानगाविक के नाम से भी जाना जाता है। और तब एमसी कहता है, बिल्कुल सही, आपने इसे अभी तक याद रखा है। तब सेवंथ चाइल्ड बैठते हुए कहता है, खैर मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि ऐसी कोई बात भूल जाऊं। और एमसी सेवंथ चाइल्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मेरे साथ एक कैजुअल भाईचारे वाली बातचीत करते हुए, खुद चाय बनाते हुए, नेचुरली अपनी सीट चुनते हुए, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो छिपी हुई काइंडनेस के कंपैरिजन में खुलेआम दुश्मनी को संभालना आसान है। सेवन चाइल्ड एमसी को टी ऑफर करते हुए कहता है, टी पीना मेरा एकमात्र शौक है, इसलिए बुरा नहीं होना चाहिए। तब एमसी टी कप लेते हुए कहता है, थैंक्स, क्या आप हमेशा अपने गेस्ट को खुद ही टी सर्व करते हैं? तब वो कहता है, ये गेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। और सेवंथ चाइल्ड एमसी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, वो मेन टॉपिक पर आने की जल्दबाजी नहीं कर रहा। इस तरह का कंपोजर इस करंट सिचुएशन के लिए सूट नहीं कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो डेफिनेटली सिर्फ मार्शल आर्ट में थोड़ा टैलेंट वाला एक ब्यूटीफुल गाय नहीं है। एक दूसरे को परखने के लिए इतना काफी होना चाहिए। और वो अपना कप नीचे रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि ये पिछली प्रमोशनल टेस्ट के बारे में है। क्या तुम जानते हो कि श्योल हा और मैंने ही इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं था। और एमसी छोटी सी स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है, तो तुम इस तरह से खेलने वाले हो। और एमसी हमें सेवंथ चाइल्ड के बारे में बताता है, जेहा को मार्शल प्रोफेशन से ज्यादा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के लिए जाना जाता है। उन्हें दुश्मनी मोल लिए बिना रिलेशनशिप्स को निभाने के हुनर के लिए भी जाना जाता है, इसलिए लोग इन्हें गोल्डन स्वॉर्ड भी कहता है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि वो मुझे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता है। तब सेवन चाइल्ड कहता है, इतना कहने के बाद मेरी भी कुछ गलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। तब एमसी कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें तुम आगे भी दोहराने वाले हो। और काफी सीरियस होते हुए कहता है, और इसकी क्या गारंटी है कि तुम फिर से ये नहीं कहोगे कि ये लेडी बेग के ऑर्डर की वजह से आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं बची थी, है ना? तब सेवन चाइल्ड कहता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या तुम मुझे एनिमी समझते हो? तब एमसी कहता है, जब कोई मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ करता है और इतनी खुलेआम चाल चलने की कोशिश करता है, तो उसे दुश्मन की तरह ना देखना काफी हार्ड होता है। सेवंथ चाइल्ड अपने मन में कहता है, जी क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए और फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचना चाहिए? और सेवंथ चाइल्ड गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब एमसी कहता है, थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाओ, क्योंकि नुकसान इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं हुआ है। और सेवंथ चाइल्ड अपने मन में सोचता है, कितना एरोगेंट ब्राइड है, वो माफी लेने से रिफ्यूज कर रहा है, इसकी बजाय कंपनसेशन चाहता है। फिर भी आई लाइक दैट। और एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, मैं क्लास 5 के स्टूडेंट को कुछ अच्छे एलेक्सियर भेज दूंगा और मैं तुम्हें कंपनसेशन भी करूंगा, क्योंकि आपने बड़ी कंसेशन दी है, इसलिए मैं इस मामले को दोबारा नहीं उठाऊंगा। और सेवन चाइल्ड एमसी से हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए गया था, मुझे तो लगता है कि हमारे सभी भाइयों में से तुम्हारी और मेरी जोड़ी काफी अच्छी बनती है। एमसी कहता है, क्या ऐसा है? मुझे खुद भी ये पता नहीं था, अभी पता चला है, अब मैं जा रहा हूँ। तब सेवन चाइल्ड कहता है, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, श्योल हाँ से सावधान रहना, वो मेरे कंपैरिजन में तुमसे सचमुच में काफी ज्यादा नफरत कर दी है। एमसी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं अगले साल क्लैन से दूर रहूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी दूसरी जगह का दिखाया जाता है। वहाँ पर लेडी बैक यानी वह हमारे एमसी की स्टेप मदर और उसके सामने सिक्स्थ चाइल्ड बैठी हुई कह रही होती है, मदर। तभी लेडी बैक कहती है, मुझे मदर मत कहो, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे लूजर को नहीं पाला है।
है, लेकिन वो सिक्स चाइल्ड कहती है, मदर मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, मैंने अपने मिशन को भागने का बहाना नहीं बनाया है। और लेडी बैग कहती है साइलेंस, और अपना माना प्रेशर रिलीज करती है, जिससे सिक्स चाइल्ड जमीन से चिपक जाती है। तुम भाग गए थे, ये एक ऐसी हरकत थी जो मार्शली क्लैन के किसी भी डिसेंडेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसे मैं अपने बच्चों से तो कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी वो सिक्स चाइल्ड दबी हुई आवाज में कहती है, मैं अभी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, है ना? वो नाजायज बच्चा, मैं उसे कुचल सकती हूँ। तब लेडी बैग कहती है, तुम रियली में कुछ भी नहीं जानती हो, तो मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करती। तभी सिक्स चाइल्ड कहती है, क्या? और वो कहती है, वो बास्टर्ड बच्चा पूरे 1 साल के लिए हेवनली माउंटेन पर जा रहा है, और जाते हुए कहती है, अगर तुमने किसी तरह खुद को बदल लिया होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन आप तो वह भी नहीं कर पाई। इस इंसिडेंट की वजह से आपने पूरी मैन ब्लड लाइन को कलंकित कर दिया है। अगर तुमने मुझे कभी भी वो पैथेटिक डिफेड चेहरा दोबारा दिखाया तो ये इस बार की तरह सिर्फ गाल पर थप्पड़ मारने से नहीं खत्म होने वाला है। और हम देखते हैं कि सेवंथ चाइल्ड पहले ही मार खा चुका होता है। भाई कतई बैड एज मम्मी है ये तो, मतलब भाई सबकी बजा के रख दी है, सबके गाल पे एक एक थप्पड़ मारा है इसने। और सेवन चाइल्ड भाई छुप कर देख रहा होता है सिक्स चाइल्ड को, और वो फ्लोर पर अपने नाखूनों से इस तरह से खरोच रही होती है कि उसके नाखूनों से ब्लड निकलने लग जाता है, और वो कह रही होती है, डैम इट वो नाजायज बास्टर्ड, मैं डेफिनेटली उसे मार डालूंगी। और सेवन चाइल्ड अपने मन में कहता है, मदर सचमुच में हार्टलेस है, ऐसा लगता है कि अब शिवल्हा इस इंसिडेंट से खुद को मुक्त कराने के लिए ऑब्सेस्ड है। छोटी सी स्माइल लेते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, श्योल्हा या चोल। मैं जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। 1 साल बाद जिस दिन वो वापस आएगा। और एमसी कार में बैठ जाता है और अपनी आंखें ऊपर करते हुए देखता है, और अपने मन में सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? और भाई उसके सामने ही बैठे होता है बटलर चोई। और बटलर चोई कहता है, ये कितनी राहत की बात है कि हम बाई चांस उसी रास्ते पर जा रहे हैं। एमसी अपने मन में कहता है, बटलर चोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और बटलर कहता है, ये केवल 2 दिन की छोटी यात्रा है, लेकिन मैं आपकी केयर में रहूंगा यंग मास्टर। प्लीज अनकंफर्टेबल मत फील कीजिए, ये साल का वह समय है जब हम न्यू ईयर से पहले एंसेस्टर की ग्रेव को साफ करते हैं, और मुझे हेवनली माउंटेन के माउंटेन कीपर को भी कुछ डिलीवर करना। मैं तो बस पैट्रियार्क के आदेश अनुसार आपके साथ हूँ। तब एमसी सामने से कहता है, ऐसी ये अच्छा है, फिर मुझे अकेलापन तो फील नहीं होगा। और एमसी अपने मन में कहता है, संभव है कि ये एक एक्सीडेंट है, उसकी प्रेजेंस और उसकी एनर्जी भले ही एक ऑर्डिनरी लगे, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये फैमिली में ज्यादातर एल्डर से कई इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। मैं अपनी और बटलर चोई के रिलेशनशिप में कितनी दूरी है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तब बटलर चोई एमसी से पूछता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैंने ये सुना है कि आप हेवनली माउंटेन जाने से पहले एस्टिमेट माउंटेन पर रुकने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप एस्टिमेट माउंटेन पर क्यों जा रहे हैं? तभी एमसी उनसे कहता, मैं अपने एंसेस्टर की ग्रेव पर जाने का इंटेंट रखता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार अपनी फैमिली को छोड़ रहा हूँ, इसलिए ये सही लगता है कि मैं अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट पे करूँ। और एमसी अपने मन में कहता है, सच कहूँ तो ये एक बहाना है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मैं एक नाजायज संतान रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी सीमा से बाहर जा रहा हूँ। और बटलर चोई मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आप काफी बुद्धिमान है। कोई एल्डर आपके एंसेस्टर्स का सम्मान करने के आपके इस डिसीजन के बारे में सकारात्मक सोचेंगे। और एमसी भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि आप इसे इस तरह से देखते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, हद तेरी की, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मेरे थॉट्स को ठीक से समझ लिया है। तो बटलर चोई कहता है, यंग मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एमसी कहता है, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। बटलर चोई कहता है, क्या आपको माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक है? अब एमसी बटलर का जवाब देते हुए कहता, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी प्रॉपर हाइक पर गया हूँ। बटलर चोई हंसते हुए कहता है, आई सी, मैं तो खुद ही इसका आनंद लेता हूँ। एक बार मैं एक बहुत ही उबड़ खाबड़ माउंटेन पर चढ़ गया था, और वहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ा था। यंग मास्टर, यदि आप मेरी जगह होते तो उस माउंटेन पर आप कैसे चढ़ते? तब एमसी थोड़ा सोचते हुए कहता है, मैं साइलेंटली बस ऊपर की ओर देखता और चढ़ता जाता। इस तरह से मैं फास्ट और सही तरीके से शिखर पर पहुंच जाता। तब बटलर चोई कहता है, सचमुच आप उस तरफ तेजी से चढ़ जाएंगे? हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको इलाकों का आकलन भी करना होता है। ये कंफर्म करने के लिए पीछे या बगल की ओर देखना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हो या आप
गलत रास्ते पर हो। यदि आप केवल आगे की ओर देखेंगे तो आप आसानी से अपना रास्ता खो देंगे। आपको लंबा चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। माउंटेन जितना ज्यादा ऊंचा होगा, ये बात उतनी ही सही होती जाएगी। तभी एमसी को कुछ क्लिक होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं? मेरे रिकॉग्निशन के बाद मैंने अपनी नई पावर्स को अपनाने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे उन पावर्स को समझने का टाइम भी नहीं मिला जो मेरे पास पहले से मौजूद थी। मैंने ये चीज कभी नहीं सोची थी कि ये कोई प्रॉब्लम होगी। इस रफ्तार से तो मैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मैं बस नई चीजों के पीछे भागता रहूंगा। और एमसी बटलर को थैंक्स कहते हुए कहता है, आपकी बुद्धिमानी से भरे हुए शब्दों के लिए थैंक्स बटलर चोई। आप लोगों को लग रहा होगा कि बटलर चोई कह रहे हैं तथास्तु, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। बटलर चोई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बुढ़ापे में थोड़ा सा सजा गया हूँ, इसलिए कभी कभी ऐसी बकवास कर देता हूँ। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए हैं। एमसी कार से उतरता है और उसके आगे ही एस्टिमेट माउंटेन होता है और एमसी बटलर चोई से पूछता है, मैंने सुना है कि केवल वही इस गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं जिनके अंदर एस्टिमेट मार्शल क्लैन का ब्लड हो या जिन्हें परमिशन दी गई हो। क्या आप अंदर जा पाएंगे? तब बटलर चोई एमसी को बताता है, मुझे फॉर्मर पैट्रियार्क यानी भाई एमसी के फादर से भी पहले वाले पैट्रियार्क थे, उनके द्वारा अथॉरिटी दी गई थी, भले ही ये इससे कहीं अधिक हो। मैं फॉर्मर पैट्रियार्क की ग्रेव पर जाने के लिए आया था। यंग मास्टर, आपके बारे में क्या है? आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? तब एमसी कहता है, मैं सोचता हूँ कि मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर एंसेस्टर्स टैबलेट सबसे पहले स्टैब्लिश की गई थी। और जैसे ही एमजी माउंटेन के बैरियर को पास करता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। और इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में सोचता है, ये स्ट्रेंज फीलिंग कैसी है? क्या मैं अभी अभी एंसेस्टर माउंटेन के बैरियर से गुजरा हूँ? ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और बटलर एमसी से कहता है, तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अचीव करेंगे जो आप सोच कर आए हैं यंग मास्टर। और एमसी वहां से जाते हुए बटलर चोई को थैंक्स कहता है। और फिर सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है और एमसी फर्स्ट पैट्रियार्क के ग्रेव पर पहुंच जाता है और गेट खोलते हुए अंदर एंटर होते हुए कहता है, मैं एस्टिमेट मार्शल क्लैन का डिसेंडेंट अपने क्लैन के फाउंडर के प्रति अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। इस समय से भले ही मैं आपकी एंसेस्टर ग्रेव पर अपनी स्वॉर्ड खींचने का तुच्छ व्यवहार कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करो, क्योंकि मैं आपके द्वारा छोड़ी गई अरेंजमेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। और उस स्वॉर्ड को ग्रेव पर रख देता है और एक कप में स्पिरिचुअल वाटर भरता है। पर मुझे तो ये स्पिरिचुअल वाटर ही लग रहा है। मुझे भाई समझने में कुछ गलती हो सकती है, शायद ये अल्कोहल भी हो सकता है। और एमसी अपने मन में कहता है, ब्लैक ट्वाइलाइट एक स्वॉर्ड है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही नहीं है। और एमसी उससे स्पिरिचुअल वाटर को स्वॉर्ड पर डालते हुए कहता है, मेरे रिकार्नेशन से पहले मेरे एल्डर ब्रदर ने फैमिली का सीक्रेट रिवील किया था। ब्लैक ट्वाइलाइट पर 9 सील्स लगी हुई हैं, जिनमें से मैं केवल 4 के बारे में ही जानता हूँ। पहली सील ये साबित करने के लिए है कि आप स्वॉर्ड के मास्टर हैं। दूसरी सील ये साबित करने के लिए है कि आप मार्शल क्लैन की ब्लड लाइन्स हैं। तीसरी सील नेमिंग सेरेमनी को पास करने के लिए जो फाउंडर द्वारा बनाया गया फर्स्ट ट्रायल है। अब तक मैंने 3 सील्स खोल दी हैं। अगला हिंट क्या होने वाला है? और उस स्वॉर्ड से ब्लू थ्रेड्स निकलने लग जाते हैं और जाकर एक मिरर में इकट्ठा होने लग जाते हैं और उस मिरर में नाम लिखा आता है। और इसे देखकर एमसी अपने मन में कहने लग जाता है, जहाँ तक मुझे याद है ये सचमुच हेवनली माउंटेन है, तो अब हेवनली माउंटेन पर जाने का समय आ गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली माउंटेन दिखाया जाता है। और ये हेवनली माउंटेन की एनर्जी को सेंस करने के बाद ही जो है फैमिली के फाउंडर ने इसे अपने डिसेंडेंट को ट्रेन करने के लिए चुन लिया। और एमसी और बटलर चॉय हेवनली माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ देखते हुए एमसी कहता है, यहाँ का माना बहुत डेंस है, मैंने इसे कई बार रिकॉर्ड्स में देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और बटलर चॉय कहता है, ये सचमुच एक ब्यूटीफुल माउंटेन है। तब एमसी कहता है, ये एस्टिमेट माउंटेन और रेड एंड ब्लू आइलैंड से अलग लगता है। तब बटलर चॉय कहता है, मुझे आशा है कि आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्राप्त करेंगे यंग मास्टर। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, यहाँ पर कितना शोर है, उफ, तुम इस जगह पर कुत्तों के झुंड की तरह आ पड़े हो। और इस चीज को देखकर एमसी कहता है, ये कब आया? मुझे इसके आने का कोई आभास भी नहीं हुआ। और तभी शैडो स्क्वाड उस व्यक्ति के आगे आते हुए कहता है, यंग मास्टर और बटलर चॉय पीछे हट जाइए, ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और वो व्यक्ति चीरते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड को जरूर मौत की इच्छा हो रही है, जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ।
तो अपने वेपन्स को नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा। और एक शॉर्ट स्क्वाड मेंबर कहता है सभी यूनिट्स इकट्ठा हो जाओ। तभी वो व्यक्ति उसकी गर्दन को पकड़ते हुए जमीन में उसकी मुंडी को दबा देता है और कहता है माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया हुआ मिट्टी खाओ और मुंह चमकाओ। और अपने सामने देखते हुए कहता है एक बार जब तुम लोग मेटल का एक टुकड़ा अपने कान में घुसेड़ लेते हो तो तुम पूरी तरह से सुनना ही बंद कर देते हो। और भाई एमसी के तो होश ही उड़ चुके होते हैं और वह देसी पोहे की एक घूंट पीते हुए कहता तुम कमजोर लोगों की मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। और बटलर चोई से कहता है बदतमीज बुढ़े, क्या मैंने तुझे कम से कम 1 महीने पहले इन्फॉर्म करने को नहीं कहा था? अगर तू अपने साथ पोहा नहीं लेकर आया है तो मैं तेरा पोहा बना के खा जाऊंगा। बटलर चोई हंसते हुए कहता है इसके लिए मैं माफी चाहता, तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। तब वो व्यक्ति कहता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सच बताना तुम नर्वस हो गए थे, अब तुम जवाब दे रहे हो। और एमसी बटलर की तरफ देखते हुए कहता है बटलर चोई ये सब क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। तब बटलर चोई कहता है लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए माफी चाहता हूँ। और उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है ये हेवनली माउंटेन के माउंटेन कीपर हैं। और वो व्यक्ति एमसी को देखते हुए कहता ये वही बच्चा है ना जिसे ताशियान बाहर से लाया था। और चैप्टर एंड हो जाता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और कमेंट ज्यादा आते हैं तो मैं इसका अगला चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो भाई मैं इसे ड्रॉप ही कर रहा हूँ क्योंकि इस मानव पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट शेयर करो ताकि मैं अगला चैप्टर जल्दी से लेकर आ पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या मानवा में, तब तक के लिए बाय।